सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में हूँ आपके साथ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं नए इंतखाबात के हवाले से जो अब तक की डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई डिजिटल मरदमशुमारी के बाद अब नई हल्काबंदियां जारी कर दी गई हैं। गो कि ये इब्तदाई तौर पर तैयार की गई हल्काबंदियों की फहरिस्त है जो अब जारी की गई है और इस पर एतराज़ात भी जमा करवाए जा सकते हैं और इसके बाद उन एतराज़ात के जवाब देने के बाद फाइनल हतमी तौर पर जो हल्काबंदियों की फहरिस्त है वो शाया की जाएगी। अब वेबसाइट पर यह फहरिस्त मौजूद है फॉर्म 5 के साथ और उसके बाद अगला मरहला जो होगा वो हतमी तौर पर हल्काबंदियों के हवाले से होगा। इस इब्तदाई हल्काबंदियों में थोड़ा सा रद्दोबदल भी है, हम आपके साथ शेयर कर देते हैं इसकी डिटेल्स क्या हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नई हल्काबंदियां जारी की हैं उसके मुताबिक पंजाब में कौमी असम्बली में अब तक 100 और सूबाई असम्बली की 297 नशिस्तें हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं सिंध में कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली में कराची की नशिस्तें अब 21 से बढ़कर 22 हो गई हैं। इसके साथ साथ हम कराची की सूबाई नशिस्तों की बात करेंगे जो 3 के इजाफे से अब 47 हो गई हैं। बलूचिस्तान का रुख करें तो वहां पर कौमी असम्बली की नशिस्तें इस वक्त 16 हैं जबकि सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45 जबकि सूबाई असम्बली की 115 नशिस्तें जारी की गई हैं। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं और एतराज़ात के फैसले 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक होंगे और उसके बाद हतमी तौर पर फहरिस्तें जारी की जाएंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए तज्जिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार अब्दुल हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब आपके वक्त का। सर, ये बताएगा कि अभी जो हल्काबंदियां शेयर की गई हैं, गो कि ये इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट है जो शाया की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ रद्दोबदल हुआ है, कहीं पर कम हुई है। जमशुदा अजला में खास तौर पर जो हल्काबंदियां हैं वहां पर ये सीटें कम हो गई हैं। आप क्या कहेंगे नई हल्काबंदियों के हवाले से? क्या इन पर कोई एतराज़ात भी जल्द आएंगे सियासी जमातों की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एतराज़ात तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के आएंगे क्योंकि इन हल्काबंदियों से जो है बहुत सारे लोगों का जो मामलात हैं वो ख़राब हो गए जी। हल्काबंदियों के अंदर ये होती है कि आपके इलाके तब्दील हो जाते हैं, आपके जो गांव या आपने जो अपने टाउन्स रखे होते हैं उसके अंदर से कुछ इलाका जो है वो कट के दूसरी तरफ चला जाता है, आपका वोट बैंक डिवाइड हो जाता है, यहाँ बरादरी सिस्टम चलता है, यहाँ आपको बताया पार्टी के वोट्स होते हैं और सबसे ज्यादा जो है वो आपके अपने जो हल्का अहबाब होता है। कभी ऐसा होता है कि आपका जिस हल्के, जैसे कि मैं चकलाला स्कीम 3 में रहता हूँ लेकिन पता चलता है कि इसका हल्का ही तब्दील कर दिया गया, ये गुजर खान के साथ चला गया, तो फिर उस सूरत के अंदर मेरा तो सारा वोट बैंक है रावलपिंडी में और मैं जा रहा हूँ गुजर खान के अंदर जहाँ के डायनेमिक्स तब्दील हैं। तो ये सियासी जमातों को, पॉलिटिकल लीडरशिप को और जो लोकल लोग हैं उनको ये बहुत अफेक्ट करता है और इसी के साथ साथ जो उनके वार्ड्स होते हैं या उनके जो नीचे काउंसलर लेवल के लोग होते हैं जो कि एक बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं किसी भी इलेक्शन के अंदर जीत का, तो वो जो लोग होते हैं वो उनसे अलहदा हो जाते हैं। तो यकीनन एतराज़ात तो इसके ऊपर जबरदस्त किस्म के आएंगे और मेरे ख्याल में इसके अंदर मजीद इस्लाहात की जरूरत पड़ेगी। राइट सर, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया एमक्यूएम पाकिस्तान से हाशमी साहब ने। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब आपके वक्त का। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो नई हल्काबंदियों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की है, जिस तरह से अब्दुल्ला साहब भी फरमा रहे थे कि अभी बड़े सख्त किस्म के एतराज़ात भी आएंगे क्योंकि हल्का कहीं ना कहीं तब्दील हो जाता है। एतराज़ात होते हैं, लोगों को भी होते हैं जिनका वोट होता है और इसके साथ साथ सियासी जमातों को भी होते हैं जिनका वोट बैंक होता है उस इलाके में। अभी तक की जो हमारे साथ अपडेट शेयर की गई है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद भी है, उसमें कराची की 3 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें बढ़ी हैं, कौमी असम्बली की 1 बढ़ी है। लेकिन अगर हम सिंध की बात करते हैं तो वहां पर दही इलाकों की नशिस्तें कम हो गई हैं। आप क्या कहेंगे इन नई हल्काबंदियों के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से थ्रू आउट ये कहा जा रहा कि जो आबादी है उसको सही से गिना जाए क्योंकि कराची की आबादी 2.5% के लिहाज से ग्रोथ रेट है। तो कराची की आबादी अप्रॉक्सीमेटली मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अहम ओहदेदारान हैं वो भी कहते रहे कि 3-3.25 करोड़ होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये काविशें रही और एमक्यूएम की काविश से 6 महीने के अरसे में गुज़िश्ता 75 लाख अफराद की आबादी
बढ़ाकर दी गई, जिसपे हमें अभी भी एतराज है। अच्छा। क्योंकि अभी तकरीबन 2.25 करोड़ की आबादी नहीं है, बल्कि 3 करोड़ के करीब आबादी है। अच्छा, अब जो हालिया मरदमशुमारी हुई उसके मुताबिक कराची की सीटों में जितना इजाफा होना था बुनियादी तौर पर, तो अगर आपने तकरीबन 9 लाख नफूस के ऊपर एक MNA या नेशनल असेंबली की सीट रखी है, तो अभी तो 75 लाख अफराद बढ़े हैं। तो इस तरह अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 8 NA की सीटें बढ़नी चाहिए थी कराची में। और इसी तरह सूबाई असेंबली की ओर रखा है आपने तकरीबन 4 लाख या 4.5 लाख के करीब। तो अप्रोक्सीमेटली कराची में आबादी जो है 14 सीट्स पे प्रोविंशियल असेंबली की बढ़नी चाहिए थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक लॉजिकल रीजनिंग भी है। देखें, कई इलाके हों या अंडर प्रिविलेज इलाके हों, वहां से आबादी की मुंतकली शहरी इलाकों में होती है। दुनिया का एक मरवजा कानून है। ठीक, चाहे वो लाहौर में की आबादी बढ़ रही हो, चाहे वो कराची जैसा मेगा सिटी उसकी आबादी बढ़ने का मामला हो। तो यहाँ पर एक सवालिया निशान पैदा होता है कि कराची की आबादी जिस तरह बढ़कर आनी चाहिए थी, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि कराची की आबादी 75 लाख नफूस कैसे बढ़ गया जब MQM ने इसके ऊपर स्टेप लिया? क्यों बढ़े? इससे इदारे के जो लोग थे उन्होंने, जो मुताल्लिका इदारा है, उन्होंने कैलकुलेशन क्यों नहीं की? और फिर तीसरी चीज आती है कि जो आबादी बढ़ी है, मान लिया कि इस पर रिजर्वेशन है, लेकिन इस आबादी के तनासुब से NA की और PS की सीट्स में इजाफा क्यों नहीं किया गया? हम इसके ऊपर अभी हमारी जो इलेक्शन जो सेल है वो इस पर इवेल्युएट कर रहा है और इसको इवैल्यूएशन के बाद हम अपने एतराज़ात भी जमा कराएंगे। ठीक है, आपके एतराज़ात डेफिनेटली इस पर हैं। रेहान साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब भी हमें प्रो कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया निसार साहब आपके वक्त का। अभी हम गुफ्तगू सुन रहे हैं कि नई हल्काबंदियां जो इब्तदाई तौर पर फरिश्ते जारी हुई हैं, इसके अंदर डेफिनेटली एतराज़ात होंगे सियासी जमातों को कि अभी कहा गया है कि आबादी जो है वो कम गिनी गई है, उसके हिसाब से जो सीटें हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों या फिर कौमी असम्बली के हों, उस तनासुब से, उस रेशो से बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब हम आपके स्टेटमेंट के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने फरमाया था कि अभी भी भाम बरकरार है इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि अभी तक कोई हतमी तारीख नहीं दी गई इलेक्शन की। क्या कहेंगे आप इन दोनों चीजों पर? देखें, सेंसस जो हुआ वो 2 दफा एक्सटेंशन हुई उसकी टाइम की। राइट सर। 2 दफा जो एक्सटेंशन हुई वो खास इलाकों के लिए हुई, यानी शहरों, ये MQM की डिमांड पे हो। अच्छा। और उन्होंने जाके ऊपर जाके शिकायत की या जो कुछ भी किया, हम चीखते रहे कि अगर एक्सटेंशन देनी है तो सारे इलाकों को दो, सारे सूबे को दो। ठीक। लेकिन इन्होंने एक्सटेंशन ली और सिर्फ खास मखसूस इलाकों के लिए जिसमें बड़े शहर। उसके बाद जो भी फिगर आया सो फिगर आया, हमने उसको ऑथेंटिकेट किया, हमने उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया, हमने कहा चलो ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद है इलेक्शन कमीशन का काम। इलेक्शन कमीशन ने अपने हल्के को देखा। सूबाई असेंबली का मुझे लगता है कि हर सूबाई हल्का 4 लाख से ऊपर की आबादी पर है। अच्छा। 4 लाख की ऊपर से आबादी के लिए है और इस तरह से सीटें हमारे रूरल एरिया से भी कम हुई है। एक कांगड़ से कम हुई, एक खैरपुर से कम हुई, एक खट्टा से कम हुई और वो सारी कराची को है। उस पर भी एतराज है, हमें भी उस पर एतराज है कि जब सीटें बढ़नी नहीं थी, सिर्फ वोट ही बढ़े थे, तो वोट बढ़े हो तो भले बढ़े हो, कॉन्स्टिट्यूंसी को चेंज करने की जरूरत क्या थी? लेकिन चलो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज की है और हमें एतराज हमें भी है कि हमें चोट लगाई गई। ठीक। उन इलाकों में ठट्टा, खैरपुर और सागड़ में, जी, शिकारपुर में भी चोट लगाई गई। अब ये तो खामखा की बात है ना कि मैं न मानूं, हर वक्त मैं न मानूं का चलता नहीं है ना, ये चलता नहीं है। ठीक है, लेकिन निसार साहब, आपको भी अभी एतराज़ात तो हैं ना, इस पर हम आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला हमीद साहब भी हमारे साथ है। अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से आप फरमा रहे थे कि अभी एतराज़ात बड़े सीरियस किस्म के आएंगे पॉलिटिकल जमातों को, अब 2 बड़ी जमातें हमारे साथ ही हैं इस वक्त, पीपल्स पार्टी और MQM। वो दोनों कहीं ना कहीं एतराज़ात उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि अंदरूनी सिंध में प्रॉब्लम है, वहां पर आबादी बढ़ी थी, सीटें कम हो गई। दूसरी जानिब MQM कह रही है कि जिस रेशो से सीटें बढ़नी चाहिए थी उस तरह से बढ़ी नहीं, सीटों को बस एडजस्ट किया गया, उनको ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया गया बस। क्या कहेंगे आप इस पर? बात में देखें, दोनों हमारे जो मौजूद पैनल है उन्होंने यही बात कर दी कि उनको एतराज़ात हैं
और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़ाहिर है जब पॉलिटिकल मामलात आएंगे और उसका एतराज़ का महवर जो है वो सिंध और कराची जो है वो वहां से आएगा, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। इसके ऊपर मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को अपनी पॉलिसी को रिवाइज करना पड़ जाएगा। और दूसरी तरफ जो है ये बात बिल्कुल जायज़ है कि 2.5% का ग्रोथ रेट है, और जो एक आईने पाकिस्तान के तहत एक बाकायदा एक प्रोसीजर जो है वो बयान किया गया है इलेक्शन का, उसके हिसाब से जब आबादी बढ़ती है उसके तनासब से आपको जो है वो सीटें जो है वो बढ़ानी पड़ती हैं। आपको जो है वो ये थोड़ी है कि आबादी बढ़ रही और आप जो है कम कर, तो बड़ा ही अजीबोगरीब मेरे ख्याल में ये सिलसिला बन जाएगा, और इसका एहतजाज का सिलसिला जो है वो बहुत ज्यादा तकवीत पकड़ जाएगा। फिर गैर मुल्की मुबसरीन है, आप देखेंगे कुछ हफ्ते के अंदर के गैर मुल्की मुबसरीन जो हैं वो इसके ऊपर एतराजात उठाने चाहेंगे, जिसकी वजह से इलेक्शन की जो शफाफियत है उसके ऊपर जाहिर है बहुत सारे सवालिया निशान जो है वो आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि तमाम पार्टियों की मुशावरत के साथ एक लाहे अमल बनाना चाहिए जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर बैठें और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सुने, और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टियों का मौक़िफ़ भी सुने, और साथ ही साथ जो है अवामी नुमाइंदगान जो है उनका एक जो शफाफियत का तरीका है उसको अपनाते हुए उनकी ईमा, उनकी मर्जी और उनकी ख्वाहिशात को एहतराम की नज़र से देखा जाए, ना कि यकतरफा फैसले कबूल जो है वो मेरा नहीं ख्याल के सियासतदान जो है वो इस टाइम पे इस पोजीशन में होंगे कि वो अपने इलेक्शन के हवाले से, नई हल्का बंदियों के हवाले से वो बिल्कुल गाफिल हो जाएंगे, और जैसा इलेक्शन कमीशन कहेगा तो मेहमान उसको तस्लीम करेंगे, ये नहीं होगा। राइट सर, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अभी राइट सर, हेलो जी जी निसार साहब फरमाइएगा। देखिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो दोस्त बोल रहे थे जी उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सिंध और कराची का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसको खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बॉर्डर क्रॉस करने वाली बात भी अपना ली कि जी आप क्रॉस बॉर्डर भी जा सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट से कम है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की आबादी पर मुश्तमिल कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाएगी। अच्छा, इसी सारी चीज को महसूस करके ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए कि सिंध और कराची, कराची सिंध का पार्ट है और इस तरह से सारा सिंध की बात करें। जो कुछ भी हुआ है, हमने एतराजात के बावजूद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में हमने इस मर्दमशुमारी को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया। जैसे 2018 की इलेक्शन हुई थी वो कंट्रोवर्शियल थी, उसमें हमने एतराज किए थे। उसके बाद वन टाइम इजाजत मिली थी इलेक्शन कराने की उस आरजी लिस्ट पर। अब ये चलो हमने उसको परमानेंट कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने कानून बनाए। हमारी 3 सीटें कम हुई हैं, इनकी बढ़ी हैं, तो फिर क्या शिकायत कर रहे हैं आप? जो बढ़ी है तो बढ़ी है, जो कम हुई है तो भी मान लेंगे। जब हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में शोर नहीं मचाया तो इनको ये नहीं कहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि निसार साहब ये फरमा रहे हैं कि कराची भी क्योंकि सिंध का हिस्सा है तो शहरी और दही इलाकों की बात की जा सकती है। सर, आप हमारे साथ ही रहेंगे किया जमात इस्लामी से उसामा रजी साहब ने, बहुत शुक्रिया। उसामा साहब, हम बात कर रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन ने जो इब्तदाई जो डिजिटल मर्दमशुमारी की है उसके बाद इब्तदाई तौर पर हल्काबंदियों की फहरिस्त जारी की है। उसके अंदर कुछ इलाकों की सीटें बढ़ी हैं, कुछ इलाकों की सीटें कम हो गई हैं, जमशुदा अजला की भी सीटें कम हुई हैं। अभी खास तौर पर अगर हम बात कर लेते हैं कि सिंध के दही और शहरी इलाकों के हवाले से, तो जो रेशो आई है, कराची में सीटें बढ़ी हैं और अंदरूनी सिंध में दही इलाकों में सीटें कम हो गई हैं। इसके ऊपर जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने आवाम के इस बुनियादी मसले के ऊपर बात की। देखिए, कराची और सिंध का जो हैसियत मजमूई मसला है वो है मर्दमशुमारी की दुरुस्तगी का। जी जी, यहाँ तो मर्दमशुमारी गलत हुई है। कराची की 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी को जो है वो हजम कर लिया गया है। फ्रॉड मर्दमशुमारी है, ना उसके ऊपर जो एतराजात थे वो एड्रेस हुए और एक डिजिटल के नाम पे एक मर्दमशुमारी अनाउंस कर दी गई। और अब टेबल के ऊपर बैठ के कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा और कहीं पे थोड़ा सा कम करके ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जैसे शहरी आबादी की सीटें बढ़ा दी गई हैं। भाई, कुछ भी नहीं है। ये मुल्क सारा जो है इस तरह से अगर चलाया जाएगा, इस तरह से जो है वो आदम इत्मीनान आवाम के अंदर पैदा किया जाएगा और ये समझा जाएगा कि ये कीड़े मकोड़े हैं, इनके अंदर कोई जज्बात, कोई एहसासात, कोई अकल नाम की कोई चीज इनके अंदर काम ही नहीं करती।
वो जो बादशाह सलामत लोग हैं वो जिस तरह चाहेंगे, जो चाहेंगे, इस मुल्क का जो बड़ा गरक करना चाहे कर सकते हैं। उनको इसका खुला इख्तियार है, कोई आइन कानून इस मुल्क के अंदर मैटर नहीं करता। तो फिर वो तो इसी तरह होगा। आप मुझे बताइए कि 90 दिन में आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, बकिया सारे मसाइल सीटें ऐसी हो गई हैं, सीटें वैसी हो गई हैं। भाई आप तारीख का ऐलान करें, पिछली मर्दमशुमारी के ऊपर या जो भी आपके पास डाटा है उसके ऊपर आप इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन का ऐलान नहीं कर रहे, सीटों के ऊपर बहस करवा रहे हैं। सर ये भी तो एक अवामी मसला है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। रेहान साहब से गुफ्तगू कर लेते हैं। रेहान साहब, अभी जिस तरह से आप बात सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर पुरानी मर्दमशुमारी पर भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन इवेंचुअली इलेक्शन होने चाहिए। आपने निसार खोड़ो साहब का मौक़िफ़ भी सुना था, क्या फरमाएंगे? देखिए, ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम तो चल रहा नहीं है। जो भी फैसले होने हैं वो आइन की और कानून की बालानसीब को साथ रखते हुए होने हैं। गोरो साहब ने जो बात कही है उस पर मुझे शदीद मैं उसकी ऐसी मजम्मत करता हूँ। उसकी वजह यह है कि भाई कराची में अगर आबादी बढ़ी है तो उसको गिनना चाहिए ना। कराची की मौजूदा आबादी में बढ़ाने के मार्ग को अंतिम जब लेकर गई तो 75 लाख अफराद बढ़ गए। इस पे हमें अभी भी एतराज है। भाई कम से कम 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब अफराद अभी भी कम है, मगर चले जुज वक्ती तौर पर अगर हम 75 लाख अफराद की बुनियाद के ऊपर मर्दमशुमारी और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशंस की बात करते हैं तो भाई जिस तरह मैंने आपको बताया कि कम से कम 9 सीटें होनी चाहिए थी, 8 से 9 सीटें एनए की और पीएस की 14 से 16 सीटें होनी चाहिए थी। तो भाई दुनिया का फिनोमेना है कि ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। जी लाहौर की आबादी बढ़ रही है, दही इलाकों से लोगों की आबादी शिफ्ट होती है। वसाइल आप कराची के इस्तेमाल करें। कराची को ओजेटी ना जो आपका जो एनएफसी से अवार्ड मिलता है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, 10 साल से वो रोक रखते हैं। कराची के पावर के मसाइल हल ना करें, कराची का इख्तियार आप अपने पास रखें। कराची से किस्मत का फैसला वो लोग करें जो कराची से इलेक्ट ना हो और जहां पर जो अवामी मैंडेट है उसको पसे पुश डाल दिया जाए एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें। मैं फकत ये बात कह रहा हूँ कि कानून अमल दरामद होना चाहिए बड़े एहतराम के साथ साथ। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि कानून के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। कानून अगर ये है कि अगर आबादी बढ़नी है, काउंट होना है और उस आबादी के तनासुब से ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन होना है तो ऐसा क्यों ना हो। आप अपनी साजिशें करें और मेरी बात सुनने जाए, कोई मसला थोड़ी है। आपने जिस तरह समाज के लोगों को इलेक्ट होने के बावजूद आपका मेयर आ गया। रेहान साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। रेहान साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। अब्दुल्ला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। नहीं मैं कहना चाहता हूँ। देखिए मैं क्योंकि अभी मेरी बारी है। निसार साहब जरा थोड़ा सा अभी ये जमहूरियती तकाजे ये हैं कि जो जमात इस्लामी के हैं वो भी मेरी बात की तायद कर रहे हैं, जो एमक्यूएम के भाई हैं वो भी मेरी बात की तायद कर रहे हैं। बात जो है वो जायज करनी चाहिए। बात यह है कि जो इस टाइम पे आबादी का तनासब है, हम ये कोई सिंध से बाइफरकेट नहीं कर रहे, ना ये मकसद है कि सिंध जो है वो कराची से अलग है या कराची सिंध से अलग है। मसला ये है कि जो एक जायज तनासब है उसको बरकरार रखना जरूरी है। और अगर कराची की आबादी हर आदमी को पता है कि वो 3.25 करोड़ से ऊपर है और अगर उसके अंदर उनका तनासब बढ़ेगा नहीं तो फिर नतीजा ये होगा कि आपको सेनेट में भी प्रॉब्लम आएगी, आपको जो नीचे जो बल्दियाती मामलात हैं उनमें भी प्रॉब्लम आएगी, आपको जो है नेशनल असेंबली में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए एक आदमी का अगर हक मारा जाएगा तो वो तो फिर इस बात के ऊपर एतराज उठाएगा। बाकी ये तासुर जो है कोई बिल्कुल नहीं देना चाह रहा और ना हम देंगे कि सिंध और कराची एक दूसरे से अलहदा हैं, वो दोनों लाजिम और मलजूम है। यही बात फरमाई है निसार साहब ने भी। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हमीद साहब, आप हमारे साथ थे। रेहान हाशमी एमक्यूएम से और इसके साथ साथ उसामा रजी जमात इस्लामी से हमारे साथ थे। निसार साहब माजरत, आप ब्रेक के बाद आपसे हम आएंगे प्रोग्राम में। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। अभी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद कोर्ट न्यूज़ से हमारे पास खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स लोधरा में अराजी केस का जो केस है 2 माह में मुतासरीन को मुआवजा देने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल और डायरेक्टर महकमा माल लाहौर की भी सख्त सरजनिश की है। क्या अहवाल रहा है समाअत का हम जानेंगे। बुआइंदा इमरान वसीम हमारे साथ होंगे। इमरान, अपडेट कीजिएगा। अराजी केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और
सख्त सरजनिश भी की गई है चीफ जस्टिस की जानिब से दौरान समाअत। जी देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट जो मतलब कॉम्प्लेक्स बनना था लोधरा में, ये 1991 में ज़मीन हुकूमत जो पंजाब है उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी करके प्राइवेट लोगों से ये ज़मीन हासिल की गई थी। और 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 22 साल से लोग जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अदालतों में जो है वो जलील हो रहे हैं, तो इन्हें इनकी जो कीमत बनती है, जो हक बनता है, जो मुआवजा बनता है, वो अदा किया जाए। तो 1 साल पहले यह फैसला दिया था। आज इस केस की दोबारा समाअत हुई है नजर सानी के जो है वो दायरा अख्तियार में। तो इसमें जो पंजाब हुकूमत के जो वकील पेश हुए, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, उनकी जानिब से इस बात का जब एतराफ़ किया गया कि जी बिल्कुल पंजाब हुकूमत ने मुतासरीन से ज़मीन भी हासिल की है, उनके पैसों की अदायगी भी करना है और ये प्रोसेस चल भी रहा है, तो इस पे फिर अदालत की जानिब से खास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायसा की जानिब से और रतन मिल्ला की जानिब से शदीद बरमी का इजहार किया गया कि जो आईने पाकिस्तान है वो तो लोगों की प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने वो जमीन सरकारी तौर पे लेनी भी थी, आपने वहां पे डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बनाना था, तो आपको आईनी तौर पे उसका जो जमीन है उसका मुआवजा आपको अदा करना चाहिए था। और फिर आपने आइन की भी वायलेशन की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी वायलेशन की है, तो क्यों ना जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक डायरेक्टर थे महकमा माल पंजाब के, उनसे ये पूछा गया कि आप अदालत में क्या लेने आए हैं, 1 साल से आपने अदालती फैसले को प्रोसेस नहीं किया, अमल नहीं किया, तो फिर जब सरकारी वकील मौजूद थे आप क्यों आए हैं, क्या आप सिर्फ TAD हासिल करना चाहते हैं? तो उस डायरेक्टर ने अदालत को यह जवाब दिया कि मेरे जो मेंबर थे उनकी जानिब से, बॉस की जानिब से हुक्म दिया गया तो मैं अदालत में आ गया। तो फिर काजी फायसा साहब ने कहा कि आपको अपने बॉस का हुक्म तो बहुत अजीज है, उसके कहने के ऊपर आप इस लाहौर से चले, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की अदालत में पेश हो गए, लेकिन इस अदालत के हुक्म का क्या होगा? इस अदालत ने हुक्म दिया, 1 साल से वो हुक्म आपके पास मौजूद है, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसला आपके नॉलेज में नहीं था? तो डायरेक्टर ने एतराफ़ किया कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का हमारे नॉलेज में है। तो फिर अदालत ने हुक्म यह दिया है कि आइंदा 2 माह तक जो है इस फैसले पर अमल दरामद किया जाए, लोधरा के जो मुतासरीन हैं उनको मुआवजा अदा किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आइंदा तारीख तक अमल नहीं होता तो फिर आइंदा तारीख पे जो मुतलका मेंबर है महकमा रेवेन्यू पंजाब के, उन्हें ज़्यादती हैसियत में जो है वो तलब कर लिया गया है। राइट, थैंक यू सो मच। इमरान वसीम हमें अपडेट करे थे इस हवाले से, जिसमें अराजी के हवाले से लोगों को पैसे देने का मामला है और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सख्त सरजनिश भी की है कि इन लोगों को मुआवजा अदा किया जाए, जबकि कोर्ट ऑर्डर भी मौजूद है और उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा सका। 2 माह का वक्त अब दे दिया गया। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, इससे पहले याशूब चश्म का मामला, पिंक आई का मामला जो था वो बहुत ज़्यादा था कराची में, लेकिन इसके साथ साथ अब हम बात करें कि ये मामला लाहौर में पहुंच गया है और ये वबा बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इफेक्ट कर रही है, जहां पर 13,000 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं। और अब हम रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का, वहाँ पर फिलहाल क्या सिचुएशन है, कितने केसेस सामने आए हैं, किस तरह से इनको ट्रीट किया जा रहा है और वहाँ पर कितने अस्पतालों में अब तक लोगों को लाया गया है और वहाँ पर किस तरह से इन तमाम तर मरीज़ों को कैटर किया जा रहा है। इस हवाले से भी हम जानेंगे कि वहाँ पर क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। फैसलाबाद से भी बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमें अपडेट करेंगे उवैस सत्तार। उवैस, बताइएगा कि फैसलाबाद में अब तक कितने मरीज़ आशूब चश्म के जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए हैं? जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी हर गुजरते दिन के साथ आशूब चश्म के जो मरीज़ हैं इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। फैसलाबाद के जो 4 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 50 से 100 के दरमियान जो मरीज़ हैं वो आने लगे हैं और तादाद ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। और डॉक्टर्स का कहना है कि आशूब चश्म एक वायरल डिजीज़ है और इससे ना जितना हो सके इससे बचना चाहिए और जो गंदे हाथ हैं या इन्फेक्टेड हाथ एक दूसरे को नहीं लगाने चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, अस्पताल में आए हैं। जी, इससे बिल्कुल बचा जा सकता है एहतियात करके। और दूसरा ये है कि मेरा एक बेटा है, ठीक है, 2.5-3 साल का, उससे भी ये मर्ज हो गया था। तो बच्चों को जो है ये आंखों में हो रहा है, ज़्यादातर एक आंख में हो रहा है बच्चों की, और बड़ों को जो है ये दोनों आंखों में ही जो है ना इफेक्ट कर रहा है। तो इससे ज़रूर बचना चाहिए। मैं इधर आया था, मैंने चेकअप करवाया है, ठीक है। और डॉक्टर कहते हैं कि तकरीबन 10 से 15 दिन तक। तो ये सूरत हाल थी फैसलाबाद की। उवैस सत्तार हमें आगाह करे थे कि किस तरह से यहाँ अस्पतालों में लोगों को लाया जा रहा है। अब हम रुक करते हैं लाहौर का, यहाँ पर क्या सिचुएशन है हमें अपडेट करेंगे ताबिश भट्ट, बोल न्यूज़ के नुमाइंदा। ताबिश, इससे पहले हम देख रहे थे कि निगरां वज़ीर आला पंजाब ने अहकामात भी दिए हैं कि स्कूलों को बंद किया जाए, 1 दिन के लिए स्कूल को बंद भी किया गया और अगर स्कूल खुलने के बाद बच्चे इफेक्टेड होते हैं तो उनको घर भेज दिया जाए। अभी मजमूई तौर पर कितने केसेस हैं जो लाहौर में सामने आए हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में, क्या सिचुएशन है इसकी? देखिए, बिल्कुल 3 जो है मामले का हाईलाइट हुआ महकमा सेहत के लिए। एक तो उसमें सबसे पहले जो है आशूब चश्म है, बेटी है, और तीसरा
वेस्टर्न इंजेक्शन की वजह से एक अजीब सी कैफियत है लाहौर के हॉस्पिटल से, क्योंकि लाहौर के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर अद्वियात की किल्लत है और इलाज मुआवजा उस तरह नहीं हो रहा। तो अशूबे चशम की वजह से गुज़िश्ता रोज वाला पंजाब में रावी रोड स्कूल का दौरा किया था और वहाँ पर ही उन्होंने जो अशूबे चशम से मुतासरा बच्चे थे उनको देखने के बाद फैक्ट्री स्कूल को तलब किया था और सीओ लाहौर भी वहाँ पहुंचे थे और निगरान वज़ीर ने हुक्म दिया था कि आइंदा 4 रोज तक जो है स्कूल को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए और 2 अक्टूबर सोमवार को स्कूल को खोला जाए। और दूसरी तरफ देखे अब वेस्टर्न इंजेक्शन का एक मामला है, 78 मरीज जो है पूरे पंजाब में कंफर्म हो चुके हैं और गुज़िश्ता रोज जो है न्यू हॉस्पिटल में 10 मरीज थे और अब 21 हो चुके हैं। 11 मरीज जो है वो 24 घंटों के दौरान जो है बढ़ चुके हैं। तो इसके अलावा 2005 से वेस्टर्न इंजेक्शन की फरोख्त जारी थी, तो डीसीएल जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी। जो ड्रग टेस्टिंग लैब है जिसे निगरान वज़ीर पंजाब कहते हैं, WHO से सर्टिफाइड है, तो किस तरह एक इंजेक्शन 18 साल तक पाकिस्तान में फरोख्त होता रहा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये बेसिकली इंजेक्शन एंटी कैंसर ड्रग है और ये शुगर के मरीजों को लगाता है और जो वाइल है एक उसमें से 80 खुराकें बनाते हैं। इंजेक्शन की वजह से ये सारा मामला हुआ और जो वज़ीर पंजाब ने 15 रुपये कमेटी बनाई जी ठीक है। ताबिश हमें अपडेट कर रहे थे कि लाहौर मिशन है खासतौर पर अशूबे चशम के मरीजों के हवाले से। थैंक यू सो मच ताबिश। रुक करते हैं हम कोयटा का। कोयटा में भी ये बड़ी तादाद में मरीज इससे इफेक्ट हो रहे हैं जिनमें बड़े और बच्चे भी शामिल हैं। कितने मरीज डेली बेसिस पर इफेक्ट हो रहे हैं हम जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा दानिश मुराद हमारे साथ है। दानिश, कोयटा की क्या सूरत हाल है? जी, कोयटा में भी आशोबे चशम का जो मरज़ है वो पहुंच चुका है और मुतअद्दिद जो मरीज़ हैं उनका हेल्पर्स हाई हॉस्पिटल में इलाज जारी है। जो डॉक्टर्स हैं मुतासरा लोगों के हवाले से उनका ये कहना है कि वो तमाम लोग जिन्होंने जो मुतासरा इलाके हैं उनका दौरा किया है तो उनमें ये जो मरज़ है या वायरस है ये ज़्यादा पाया जा रहा है। इस वक्त मैं हेल्पर्स हाई हॉस्पिटल के असिस्टेंट हैं डॉक्टर जो इस तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं उनसे जानते हैं। सर, क्या सिचुएशन है? कोई तादाद बता सकते हैं ओवरऑल क्या सिचुएशन? हमारे पास पेशेंट जो है ना वो अशूबे चशम के कोई 10% तक हमारी ओपीडी के अंदर अशूबे चशम के मरीज़ आ रहे हैं। ये इसमें से ज़्यादातर पेशेंट वो पेशेंट्स हैं जिनके या तो कोई रिश्तेदार या तो वो ख़ुद किसी जो एरियाज जिनके अंदर वबा फैल चुकी थी वहाँ से होकर आए हुए हैं। उनका ये कहना था कि जो लोग थे जो मुतासरा इलाकों का उन्होंने दौरा किया उनमें ये जो मरज़ है वो ज़्यादा। थैंक यू सो मच। दानिश मुराद हमें अपडेट करे थे कि तकरीबन 10 मरीज़ हैं जो डेली बेसिस पर मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए जा रहे हैं जिनका अशूबे चशम के हवाले से इलाज मुआलजा भी जारी है। तो ये थी सूरत हाल इस वायरस के हवाले से जो कि फैल रहा है, पहले कराची, लाहौर और फिर अब कोयटा और इन तमाम शहरों में। लिहाजा आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने हाथों को धोना है और जो कपड़े यूज़ करने हैं उनके हवाले से भी आपने खास तौर पर एहतियात करनी है क्योंकि ये एक वायरस है और ये किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मईशत के हवाले से। मुआशी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि बेहतरी भी आ रही है, रुपया मुस्तहकम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ कुछ अच्छी खबरें हैं जो हमें इकनॉमिकली मिल रही हैं। निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर की जानिब से भी ये बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अब क्योंकि IMF जायजा प्रोग्राम में भी हमें जाना है और अगले जायजा प्रोग्राम के हवाले से हमने कुछ तैयारियां भी की हैं। कितनी बेहतरी आएगी, कितना रिलीफ मिलेगा आम आदमी को, रुपया किस कदर मुस्तहकम होगा, आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होगी, डॉलर रेट की भी हम बात करेंगे। अभी माहिर माशियात आबिद सुलैरी साहब ने, थैंक यू सो मच आबिद साहब आपके वक्त का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये बताएगा कि अभी जितनी भी खबरें हम सुन रहे हैं इकनॉमिकली जो सिचुएशन है रुपए को मुस्तहकम करने के हवाले से या फिर IMF में जाने के हवाले से, आप ये बताएगा कि अभी आपको लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं सस्टेनेबल मैशियत को आगे जाके जन्म देंगी, पाकिस्तान मजीद स्टेबल होगा इस हवाले से? ये देखिए, पहले तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो हैं उनसे फौरी तौर पे इकनॉमिक लैंडस्केप में एक चेंज नजर आई। बिल्कुल, रुपये की कदर जो है वो दोबारा से बेहतर हुई, डॉलर कंटेन होता हुआ नजर आ रहा है पिछले 17 दिन से। चीनी की कीमत जो है वो एकदम से नीचे आई और यही बाकी कमोडिटीज जो है उनको साथ हुआ। अब जो नेक्स्ट इसका है वो डिपेंड करता है कि इसको कितना सस्टेन और कंसिस्टेंट रखा जा सकता है। जाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो मार्केट जो एक नेचुरल उसकी प्रोग्रेशन और मूवमेंट होती है उसका
एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के जरिए मिड कोर्स करेक्शन होगी। अब जो उसके साथ साथ इस्लाहात लानी है वो बहुत जरूरी होंगी। जैसे कि डॉलर की कदर को देखें तो एक्सचेंज कंपनी जो है वहाँ पे रिफॉर्म लाई जा रही है, वहाँ पे एक्सचेंज कंपनी की कैटेगरी जो है वो अपग्रेड की जा रही हैं। एक एक्सचेंज कंपनी को का लाइसेंस जो है वो कुछ हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया क्योंकि उसकी काफी सारी अनोमलीज पाई गई उसके ऑपरेशन में। यही हाल जो है वो बाकी सेक्टर्स में करना पड़ेगा। बिजली चोरी जो है वो जब तक ये क्रैकडाउन है वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी बनाने के लिए कि अगर ये क्रैकडाउन रिलैक्स होता है तो बिजली चोर दोबारा से नेक्सस में नहीं आ जाएंगे। हमें उनके बोर्ड जो हैं वहाँ पे जो अहल अफराद हैं वो अपॉइंट करना होंगे। फील्ड में ऑफिसर्स जो हैं उनकी स्क्रूटनी करके वहाँ पे हमें इस्लाह लानी होगी। तो ये बुनियादी तौर पे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर होते हैं ये आपको वक्ती तौर पे तो रिलीफ देते हैं और आपको एक वो कुशन दे देते हैं फर्दर इम्प्रोवाइज करने का, और वो जो इम्प्रोवाइज करना है वो डिपेंड करता है कि इसके साथ इस्लाहत किस किस्म की जाती है। ठीक है आबिद साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की है। अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि अगर हमने इसको सस्टेन करना है, इन सब चीज़ों को आगे लेकर जाना है, क्योंकि ये तो थे इनिशियल मेजर्स जो ले लिए कि क्रैकडाउन शुरू हो गया स्मगलर्स के खिलाफ, ज़फ़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, दूसरी जानिब ग्रे मार्केट पर भी काम हुआ, लेकिन अब इनको आगे लेकर कैसे चलना है? क्योंकि डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा भी फरमा रही हैं कि स्ट्रक्चर मसाइल हैं, इस्लाहात अगर लेकर आनी है तो क्या वो एक निगरान सेटअप भी लेकर आ सकता है, या उसके लिए फिर एक मुंतखब हुकूमत ही चाहिए होगी जो लॉन्ग टर्म प्लान करे रुपए को आगे मुस्तहकम करने के लिए, या फिर ये जो ओवरऑल एक इन्फ्लेशन की सूरत हाल है उसको डाउन करने के लिए किसी हद तक? अगर तो ये कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ऐसे थे जिसके लिए लेजिस्लेशन की गई तो फिर तो अगली हुकूमत या निगरान हुकूमत का सवाल पैदा होता है। अगर ये प्योरली एक्शन है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है तो वो तो हुकूमत कोई भी आए या जाए, ठीक, यानी कोई भी हुकूमत हो क्या वो बिजली चोरी करने की इजाजत देगी, कोई भी हुकूमत हो क्या वो डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाजत देगी, कोई भी हुकूमत हो क्या वो चीनी के स्मगलर्स को इजाजत देगी कि वो चीनी जो है वो लेके बॉर्डर पार पहुंचाते रहें। ठीक, तो अगर इसका जवाब नफी में है तो जाहिर है कि हम नफी, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि इसका जवाब जो है वो नफी में क्यों आता है, क्योंकि लूप होल्स है सिस्टम में, और उन लूप होल को खत्म करना कोई भी हुकूमत हो, वो निगरान हुकूमत हो, वो आइंदा आने वाली मुंतखब हुकूमत हो, वो उसके बाद वाली जो भी हुकूमत हो, उनको ये लूप होल जब खत्म करना पड़ेंगे मुस्तकिल बुनियादों पे, ताकि मईशत जो है वो अपने कदमों पे खड़ी हो सके। बिल्कुल, आप यही कह रहे हैं कि अभी क्योंकि इन सब चीज़ों को आपने प्रायोरिटाइज करना है, आपने किसी भी सूरत में कोई भी सेटअप हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, आपने इनको कहीं भी नीचे जाने नहीं देना। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अभी जो एक खबर आई है कि बिलाखिर 2 माह के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। अब ये भी एक अच्छी और बड़ी खबर होगी, रिलीफ भी होगा आवाम के लिए। आप क्या समझते हैं कि अब ये जो पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ मिलेगा ये एक अच्छा बड़ा रिलीफ होगा या फिर थोड़ा सा होगा, इतना ज़्यादा नीचे जा नहीं सकते? क्योंकि IMF के साथ भी हम ऑलरेडी एक प्लान के अंदर हैं और आगे भी हमने जाना है, जिसके लिए तैयारियां भी की जा रही है हुकूमत की जानिब से। ये जो मौजूदा कीमतों में कमी या ज्यादती होगी, IMF का इसको बहुत ज्यादा कमिटमेंट का कोई रोल होगा। असल चीज ये है कि आज जो ब्रेंट है वो $97 पर बैरल पे पहुंच गया है। तो जो इस वक्त हम तेल जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये शायद $80 या $82 पर बैरल पे इम्पोर्ट हुआ होगा 4-6 हफ्ते पहले। तो जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में मुतवातर इजाफा हो रहा है, इवन दो के 6% रिकवरी हुई है सितंबर के महीने में रुपए की कदर में, मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा रिलीफ की गुंजाइश जो है वो मौजूद है। और अगर ये 15 दिन के लिए रिलीफ दे भी दिया जाता है तो 15 दिन के बाद एकदम फिर से प्राइसेस बढ़ाना पड़ेंगी, क्योंकि 15 दिन के बाद वो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे होंगे या वो डीजल जो कि महंगे दामों में इम्पोर्ट होके आए हैं। और अगर आलमी मंडी में रेट महंगा है तो फिर पाकिस्तान में उसको सहारा देना जो है वो हुकूमत के लिए काफी मुश्किल है।
राइट सर, थैंक यू सो मच। माहिर माशा ताबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद। इकोनॉमिकल सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से जो खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे थे, उनका कहना था कि ये महज 15 दिन का जो है वो कमी का ऐलान होगा, उसके बाद दोबारा से इन कीमतों को रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली हमें एक उम्मीद जो रखनी है वो एक अच्छी ही रखनी है। एक और अहम खबर हम आपके साथ प्रोग्राम में शेयर कर लेते हैं, पोलियो की नई मुहिम के हवाले से, जो सिंध में 30 अजला में 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और ये 7 रोज़ा पोलियो मुहिम होगी, जिसमें आपने अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने हैं। पोलियो मुहिम के अंदर आपने अपना भरपूर ताउन करना है। अपने जितने भी 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, यकीनी तौर पर उनको आपने पोलियो ड्रॉप्स पिलाने हैं। इस मुहिम के अंदर क्या चीज़ें हैं जो इस मुहिम को रोकती हैं, रुकावटें बनती हैं, मुश्किलात आती हैं और ये कितनी ज़रूरी है, इस पर हम बात करके प्रोग्राम में डॉक्टर हिरा ज़हीर, फोकल पर्सन डिस्ट्रिक्ट सेंटर हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरा साहब आपके वक्त का। साहिबा, ये बताइएगा कि अभी ये जो एक मरतबा फिर पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है और ख़ास तौर पर अगर हम सिंध के 30 अजला की बात करते हैं, इसके अंदर दही इलाके भी यकीनी तौर पर शामिल होंगे, तो क्या जो मुश्किलात होती हैं वो शहरी इलाकों में ज़्यादा होती हैं एज़ कंपैरिजन इन द जितने भी दही इलाके हैं उसके अंदर, या फिर ये कितना ज़रूरी है, हम किस तरह से वालिदैन को इस हवाले से एजुकेट कर सकते हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब इशू ये है कि हमारे पास देही इलाकों से जितनी कंप्लाइंट्स आती है हमें अर्बन एरिया से वैसे बिल्कुल भी नहीं आती। उसके अलावा जैसे स्लम एरिया होते हैं और पॉश एरियाज होते हैं सिटी के अंदर, तो स्लम एरिया से हमें बहुत अच्छी कंप्लाइंट्स मिल जाती है, लोग कोऑपरेट भी करते हैं। और जो हमारे पास आप कह लें कि कुछ पढ़ा लिखा तबका है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है। तो स्कूल के अंदर भी इनफैक्ट हम थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको लाइजन में लेते हैं, बट स्टिल हमें जो है वहाँ से भी कुछ पेरेंट्स रेजिस्टेंस दिखाते हैं, कुछ रिटन नोट भेज देते हैं कि हम पोलियो नहीं पिलवाएंगे। और ज़्यादातर लोग इसी तरह, मतलब जो पढ़ा लिखा तबका है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। लेकिन ये एक अजीब सी बात हो गई ना, इससे पहले डॉक्टर साहबा हम सुनते थे कि जो एक अनएजुकेटेड तबका है, ये थोड़ा स्लम एरियाज हैं, जो दही इलाके हैं, वहाँ पर मुश्किलात होती हैं टीमों को। अब तो ये एक बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो जो है डेवलप हो गया। आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है, क्या रीजंस होती हैं उनकी? इसकी रीजन ये है, सबसे बड़ी वजूहात जो है वो है गूगल, इनकम्प्लीट नॉलेज, इनसफिशिएंट नॉलेज। आप कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, ये इसी तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ चुकी है कि इनकम्प्लीट नॉलेज। गूगल तो इनफैक्ट पैनाडोल के भी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताता है कि जैसे आपने कल खुदा न खास्ता कोई सीरियस आपको कॉन्सिक्वेंस बेयर करने पड़ेंगे, मगर वो हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होता, वो एक वाइड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉलेज होती है। तो इसी तरह पोलियो के साथ होता है। और हमारे यहाँ ज्यादातर लोग पोलियो के ड्रॉप्स को आप फर्टिलिटी इश्यूज के साथ एसोसिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स घबराते हैं। लेकिन ये तो डॉक्टर साहबा, ये तो उन लोगों की बात होगी ना जिनको पता नहीं है। लेकिन अगर हम एक पढ़े लिखे तबके की बात कर रही हैं, आप पोश एरियाज की बात कर रही हैं, वहाँ पर यकीनी तौर पर ये जितनी भी आवाम है वो इन सब चीज़ों को जानती है। और फिर ये जो एक मुहिम है, नहीं देखिए, उन लोगों को भी इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि ये तो मेडिकल प्रोफेशनल्स को ही मालूम होता है। फिर उनके जो मिथ्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको क्लियर करना हमको पड़ता है, डोर टू डोर जाना पड़ता है। डॉक्टर्स हम खुद, मैं बजाते खुद डोर टू डोर मोबिलाइज होती हूँ, लोगों को कन्विंस करती हूँ। कभी कभी तो खुद कतरे पी के, आप यकीन करें कि एक बार तो मुझे 19 घरों के आगे 19 बार कतरे एक ही दिन में पीने पड़े, कि लोगों को कन्विंस करने के लिए कि भाई इससे कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं होता, इट इज इनर्ट, इट इज सेफ, आप इसको दें पोलियो के कतरे। और फिर बहुत सारे जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी फिर हमारे यहाँ आपको पता है सोशल नॉर्म ऐसा है कि हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनकी बात मानते हैं, तो वो भी नहीं मानते। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स के अलावा कोई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। इनफैक्ट मैं आपको कहूँ कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं देते पोलियो की वैक्सीन। राइट डॉक्टर साहब, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अभी कल भी हमने खबर शेयर की थी कि पानी के अंदर भी जो पोलियो वायरस के हैं वो नमूने कहीं ना कहीं पाए गए हैं। तो ये चीज़ें भी तो हमें अपने नॉलेज में रखनी है। दूसरी जानिब इस मुहिम के साथ जो एक इजाफी मुहिम है विटामिन ए के हवाले से, या फिर जो दीगर चीज़ें होती हैं, कि उनके अंदर भी इतनी रेजिस्टेंट पेरेंट्स आपको दिखाते हैं? देखिए, जो लोग पोलियो के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं वो विटामिन ए को तो बिल्कुल ही नहीं जानते, जबकि विटामिन ए NIDs के अंदर हम देते हैं, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे होते हैं उसके अंदर हम देते हैं, सो दैट इम्यूनिटी बूस्ट हो बच्चों के। जब हम पोलियो दें उसके साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी दें। तो विटामिन ए का काम ड्यूरिंग NIDs ये होता है, और अभी अक्टूबर में NID ही होने जा रही है, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जिसकी फुल फॉर्म है। तो उसमें भी फिर लोग यही शो करते हैं जी ये क्या है, ये नीला कैप्सूल क्या है, ये रेड कैप्सूल क्या है, और आप क्यों दे रहे हैं। इस हवाले से हमें एक जो नॉलेजेबल चीज़ है वो भी
से शेयर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थी, उनका यही कहना था कि पेरेंट्स किसी ना किसी हद तक रेजिस्टेंस शो करते हैं, हालांकि ये आपके बच्चों को महफूज बनाने के हवाले से, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए है, तो आप अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे ज़रूर पिलाएं। 2 अक्टूबर से ये मुहिम शुरू होने जा रही है और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।